परमार एसएससी फैटमैन बुक। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आधुनिक इतिहास में जो पहला टॉपिक आता है वो है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन में पुर्तगाली जो आए हैं भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे, डच लोग जो आए भारत में उनके बारे में, अंग्रेज और अंग्रेजों ने जो भारत में अपना विस्तार किया उसके बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसके बारे में, फिर बंगाल में कैसे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाया उसके बारे में, मैसूर में अंग्रेजों ने कैसे किया, पंजाब में और अफगान और बर्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है यूरोपियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाल। और पुर्तगाल कब आए? 1498 में, 1498 में। फिर आए डच जो है वो 1602 ईस्वी में आए। अंग्रेज जो है वो 1608 ईस्वी में आए। डेनिश जो है वो 1616 ईस्वी में आए। और उसके बाद आए फ्रांसीसी जो है वो 1668 ईस्वी में आए। तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में, डेनिस ने 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी जो है वो 1668 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली विभिन्न आर्थिक और धार्मिक कारणों से भारत आए। तो आर्थिक और धार्मिक कारणों से पुर्तगाली जो है वो भारत आए। पुर्तगाली भारत में तंबाकू और काजू लाने वाले पहले विदेशी थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। पुर्तगाली में जो सबसे पहले आया वो कौन है? वास्को डी गामा। पुर्तगाली में सबसे पहले जो आए वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया भारत में? 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा जो है वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। वास्को डी गामा ही है जो समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोज करता था। वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली खोज करता था जो राजा जमोरिन के शासन काल के दौरान कालीकट आया था। एक राजा थे केरल में, जमोरिन के शासन काल के दौरान ही पुर्तगाली जो है वो भारत में, वास्को डी गामा भारत में आया था। जब ये भारत में आया तो ये कालीकट तट पर पहुंचा। कालीकट पर पहुंचा 7 जून 1494 ईस्वी को। 7 जून 1494 ईस्वी को टार्डेलिलस की संधि स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसका उद्देश्य दुनिया को दो प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करके नई खोज की गई भूमि पर संघर्षों को हल करना था। संधि ने एक सीमांकन रेखा स्थापित की जिसके अनुसार पूर्व की भूमि पुर्तगाली और पश्चिम की भूमि स्पेन की थी। तो 7 जून 1494 ईस्वी को टार्डेसिलस की एक संधि हुई। यह टार्डेसिलस की संधि जो है वो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में हुआ। अब इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो दुनिया को दो प्रभाव क्षेत्रों में बांटना था। अब जो नया भूमि खोजा जाएगा वहां पे संघर्षों को हल करना था। और संधि से क्या हुआ कि एक सीमा निर्धारित किया गया कि पूर्व की तरफ जो भूमि है उसमें पुर्तगाल जाएंगे और पश्चिम की तरफ जो भूमि है उसमें स्पेन जाएंगे। अब है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो भारत में कब आया? 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया भारत में 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था जिसको काटेज सिस्टम भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो एक व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली था जिसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई पुर्तगालियों को। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो है वो 1509 ईस्वी में भारत आया।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो सती प्रथा को भी समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद आता है नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा, नूनो डी कुन्हा जो है वह एक पुर्तगाली गवर्नर था। नूनो डी कुन्हा भी एक पुर्तगाली गवर्नर था जो 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा में राजधानी स्थानांतरित कर दिया। पहले जो राजधानी कोचीन था, कोचीन से गोवा ले जाने का काम कौन किया? नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी में दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात करते हैं डचों के बारे में। तो डच की बात करें तो डच का आगमन, तो डच का अर्थ क्या है? नीदरलैंड के लोग। डच का अर्थ है नीदरलैंड के लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अपना पहला कारखाना स्थापित किया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, कौन सा? बेदरा युद्ध। अंग्रेज के बारे में बात करें तो अंग्रेजों का आगमन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अस्तित्व में कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई 1599 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर दिए। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शाही चार्टर दिया गया। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचे? 1608 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे 1608 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहला कारखाना स्थापित किया। कब? 1611 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया 1611 ईस्वी में, जो कि अस्थायी कारखाना था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना सूरत में खोला। कब? 1613 में। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना अस्थायी रूप से खोला। सर थॉमस रो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए। कब? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो है वो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए। डेनिस ने ट्रांक्यूबार में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ट्रांक्यूबार जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो डेनिस ने ट्रांक्यूबार में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब? 1620 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसी जो थे, फ्रांस जो लोग आए थे, इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। तो फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कब? 1668 ईस्वी में। अब बात करते हैं अंग्रेजों का विस्तार। अंग्रेजों ने अपना जो विस्तार किया उसके बारे में। तो 1779 ईस्वी में हुगली नदी 1779 ईस्वी में हुगली नदी के तट पे चिंसूरा या बेदरा या हुगली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। तो ये बेदरा का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। कब? 1759 ईस्वी में, जिसमें डच जो है वो हार गए थे और अंग्रेज जो है वो जीत गया था। 1612 ईस्वी में सूरत में स्वाली या सुवाली का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। तो सुवाली का युद्ध हुआ कब? सुवाली का युद्ध हुआ 1612 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में, जिसमें पुर्तगाली जो है वो हार गए और अंग्रेज जीत गए। 1741 ईस्वी में कोलाचल का युद्ध हुआ। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह लड़ा गया। तो कोलाचल का युद्ध कब हुआ? 1741 ईस्वी में। कोलाचल का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड
मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह लड़ा गया। अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध की श्रृंखला ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच शुरू हुई। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच में लड़ा गया। 1744 ईस्वी और 1763 ईस्वी के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। डुप्ले ने पहले 2 कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया? डुप्ले। पहले 2 कर्नाटक युद्ध हुआ, उसमें डुप्ले ने नेतृत्व किया फ्रांस की तरफ से। बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1744 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला। 1744 से 1748 ईस्वी तक के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो ए ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हो गया जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ कैसे? तो ए ला सापेल संधि के द्वारा। पहला कर्नाटक युद्ध में जीते कौन? पहला कर्नाटक युद्ध में फ्रांस जीत गया और ब्रिटिश जो है वो हार गया। पहला कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश हार गया। अब होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर के 1754 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से लेकर 1754 के बीच में होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध का शुरुआत जो है वो अंबूर की लड़ाई के साथ शुरू हुआ। अंबूर की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा जीत ली गई और इसके बाद पौंडीचेरी की संधि हुई। पौंडीचेरी के संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। तो पहला कर्नाटक युद्ध, पहला नहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ कब? तो 1749 ईस्वी में हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक का युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ? तो अंबूर की लड़ाई जो हुई थी जिसमें अंग्रेजों को जीत मिली थी, इसके द्वारा शुरुआत हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो पौंडीचेरी संधि हुआ। पौंडीचेरी संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। अब है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो कब हुआ? तो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था। वांडीवास का लड़ाई जो है वो कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। यह अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 7 वर्षों के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो लगभग 7 वर्षों तक चला था। और ये 7 वर्षों तक चला कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था आंग्ल और फ्रांस के बीच में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था आंग्ल और फ्रांस के बीच में। तो इसी के कारण भारत में भी ये युद्ध जो है वो 7 वर्षों तक चला। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो खत्म हुआ पेरिस की संधि के द्वारा। तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ पेरिस की संधि के द्वारा। सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयरकूट। और काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना था। तो जीता कौन? जीता फिर ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना जो है वो हार गया। अब है बंगाल के बारे में। बंगाल, मुर्शिद कुली खान जो है वो बंगाल के पहले नवाब थे। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान जो है वो 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक बंगाल के पहले नवाब हुए। मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने एक स्वर्ण फरमान जारी किया। कब? 1717 ईस्वी में, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब इस फरमान में ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 3000 रुपया दे करके बंगाल में वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। फरमान ने कंपनी को माल ले जाने के लिए दस्तक या व्यापार की अनुमति जारी करने का अधिकार दिया। बंगाल के नवाब
तो बंगाल के नवाब तो सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खान थे ही, और उसके बाद बने शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। मुर्शिद कुली खान के बाद नवाब बने बंगाल के शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद बनते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 ईस्वी में, और उसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो अब बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन गया। कब? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का अंतिम स्वशासी नवाब था। अंतिम स्वशासी नवाब था कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का। सिराजुद्दौला बंगाल में अंग्रेजों को प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकारों से खुश नहीं था। सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज को जो भी अधिकार मिला था मुर्शिद कुली खान के द्वारा, उससे जो है वो खुश नहीं था। अब खुश नहीं था तो क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करने से मना करने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने किलाबंदी करने से मना किया, लेकिन वो माना नहीं था, इसलिए सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया और एक ब्लैक होल त्रासदी की घटना होती है। कब? 1756 ईस्वी में। ब्लैक होल त्रासदी की घटना होती है 1756 ईस्वी में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक छोटे से, जिसमें हवा भी नहीं जाता था, उसमें ब्रिटिश सैनिकों और अन्य कैदियों के लिए कैद की एक रात थी। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को उकसाया और जिसने बदला लेने का फैसला किया, जिसके कारण आगे चल करके प्लासी की लड़ाई हुआ। तो सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों की किलाबंदी करने के लिए मना किया था, लेकिन वो माना नहीं, इसीलिए सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम पर जाकर के कब्जा कर लिया और वहाँ पे कुछ ब्रिटिश सैनिक और जो कैदी थे उनको फोर्ट विलियम में एक अंधेरे कमरे में, जिसमें हवा भी नहीं जाता था, उसको में बंद कर दिया। इस घटना को सुन करके रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नाराज हुआ और सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए गया। तो आक्रमण करने से प्लासी की लड़ाई हुई। तो प्लासी की लड़ाई जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई। अब है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो है वो कब हुई? 1757 ईस्वी में। इस पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो प्लासी के युद्ध के कारण बनी थी। अलीनगर की संधि जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ और अलीनगर की संधि पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो प्लासी के युद्ध का कारण बना था। अब है प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई हुआ कब? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला के सैन्य कमांडर मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और इस लड़ाई में ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत किया। तो जब सिराजुद्दौला का सैन्य कमांडर मीर जाफर तो जो था वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, तो सिराजुद्दौला हार गया। तो इसके बाद जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का बंगाल पे आधिपत्य हो गया। प्लासी युद्ध के बाद उसका परिणाम क्या निकला? तो प्लासी युद्ध के बाद उसका परिणाम ये निकला कि सिराजुद्दौला जो है वो मारा गया। मीर मदन के नेतृत्व वाली सेना थी सिराजुद्दौला की। मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बना गया, क्योंकि मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के बात मानने के लिए इसको बनाया गया, इसलिए इसको कठपुतली नवाब कहा जाता है। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर द्वितीय। उस समय मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय। इसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम जो है वो नवाब बनता है। मीर जाफर का जो कि दामाद था, मीर कासिम नवाब बना बंगाल का। मीर कासिम ने क्या किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर लेकर के चला गया। उसने फर्रुख सियर द्वारा जारी दस्तक को भी समाप्त कर दिया। फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को जो एक फरमान जारी किया था कि 3000 रुपया में आप व्यापार कर सकते हैं, उसको मीर कासिम जो है वो समाप्त कर दिया। सुजाउद्दौला जो है वो कौन थे? सुजाउद्दौला जो है वो अवध के नवाब थे। मीर कासिम जो फिर बंगाल का
जो नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। ये तीनों के बीच में और इन तीनों के एक साथ और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ, और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज जो है वो जीत लेता है। तो मीर कासिम ने जब फरमान को समाप्त कर दिया तो इससे जो है वो अंग्रेज गुस्सा जाते हैं, और उसके बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बाद में लड़ाई होती है। तो मीर कासिम जो है वो साथ मांगता है किसका? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके एक त्रिगुट बनाते हैं, और ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं, जो कि लड़ाई जो है वो बक्सर में होता है 1764 ईस्वी में। और अंततः ये होता है कि अंग्रेज बक्सर की लड़ाई को जीत जाता है, और उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब जो है वो सादत खान और बुरहान उल मुल्क के था। सादत खान बुरहान उल मुल्क जो है वो अवध का पहला नवाब था। अवध के चौथे नवाब कौन थे? नवाब आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला जो है वो अवध के नवाब थे। आसफ उद्दौला ने ही लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया है। आसफ उद्दौला ने ही लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया है। थोड़ा सा अब डिटेल में है बक्सर की लड़ाई के बारे में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने लड़ाई जीत लिया। किसके? बक्सर की लड़ाई जो है वो अंग्रेजों ने जीत लिया हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और वो लोग जो है वो त्रिगुट बनाए हुए थे। तो जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो इलाहाबाद की संधि हुई कब? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला जो कि अवध नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव तत्कालीन जो गवर्नर थे, इनके बीच हस्ताक्षर था। तो इलाहाबाद की संधि हुआ कब? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने संधि किया, और शाह आलम द्वितीय से भी अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों ने जो शासन किया, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। और इलाहाबाद की संधि के तहत दो जो है वो अलग अलग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अवध के नवाब के साथ पहली संधि हुई जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। अवध के नवाब के साथ पहली संधि हुई तो इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। नवाब ने क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए वसूले। किससे? शुजाउद्दौला से। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए वसूले। अब होता है इलाहाबाद की दूसरा संधि। इलाहाबाद की दूसरा संधि जो है वो 16 अगस्त 1965 को हुआ था। सम्राट शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। दीवानी यानी राजस्व अधिकार। बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी यानी राजस्व अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में सौंप दिया गया। ब्रिटिश कंपनी ने इन प्रांतों में निजामत, सैन्य और न्यायिक अधिकारी जो होता था, निजामत कार्यों के निष्पादन के लिए सम्राट को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर इस नियंत्रण को दोहरी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर इस नियंत्रण को दोहरी सरकार कहा जाता है। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। जब बक्सर की लड़ाई हुई और मीर कासिम जो है वो हार गया, मीर कासिम जो है वो हार गया, तो फिर से मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बनाया गया। इलाहाबाद की संधि जो है वो 7 साल तक चली और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने ये इसको समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जो है वो समाप्त कर दिया। तो द्विशासन जो है वो कब समाप्त हुआ? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अब बात करते हैं मैसूर की बात करें तो
मैसूर में कौन सा वंश था? मैसूर में था वाडियार वंश। वाडियार वंश का शासन चल रहा था। हैदर अली जो है वो वाडियार वंश के अधीन एक सैनिक था। हैदर अली एक सैनिक था और अंततः मैसूर की गद्दी पर बैठ गया। अंग्रेज और मैसूर के बीच में लड़ाई होता है। कितने? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो सबसे पहले पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कब हुआ? 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच में। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में पहला आंग्ल मैसूर हुआ और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें जीता कौन? तो इसमें जीता मैसूर। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कब चला? 1780 से 1784 के बीच में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच में। हैदर अली को पोर्टो-नोवा की लड़ाई जो कि 1781 ईस्वी में हुआ था, इसमें सर आयर कुट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया। तो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में एक पोर्टो-नोवा की लड़ाई हुई। कब? 1781 ईस्वी में। इसमें हैदर अली जो है वो पराजित हो गया। युद्ध के दौरान कैंसर के कारण अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध में ही, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में ही गद्दी पर बैठ जाता है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो उसका अंत कैसे हुआ? मंगलोर की संधि के द्वारा। मंगलोर की संधि के द्वारा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। अब होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 ईस्वी से लेकर के 1792 ईस्वी तक चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। टीपू सुल्तान को भारी जुर्माना देना पड़ा और उनके 2 बेटे को भी बंधक बना लिया अंग्रेजों ने। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 ईस्वी से लेकर के 1792 ईस्वी में चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई और टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। अब होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1798 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी के बीच में हुआ। फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान की बढ़ती निकटता के कारण अंग्रेजों ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो मारा गया। युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और उसके बाद हो जाता है सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में, सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलेजली जो है वो 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत किया। हालांकि यह फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले की दिमाग की उपज थी। ये जो सहायक की संधि है यह किसकी दिमाग की उपज थी? तो फ्रांसीसी गवर्नर थे लॉर्ड डुप्ले। लॉर्ड डुप्ले ने ही शुरुआत किया था सहायक संधि। सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश गैरिसन और ब्रिटिश सेना के लिए सब्सिडी देनी पड़ती थी। किसी भी सेवा के लिए किसी अन्य यूरोपीय के साथ साझेदारी करने और अन्य भारतीय शासकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सहायक संधि के तहत क्या होता था? सहायक संधि के तहत ये होता था कि ब्रिटिश की सेना होती थी राज्य की रक्षा करने के लिए। राज्य की रक्षा करने के लिए इसके बदले ब्रिटिश जो है वो राजा से क्या पैसे लिया करते थे। लेकिन ये होता था कि जब राजा को किसी दूसरे राजा से कोई बातचीत करना हो तो उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेनी पड़ती थी।
तो सहायक संधि जो है वो सबसे पहले अपनाया गया था हैदराबाद के द्वारा 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। हैदराबाद के बाद सहायक संधि अपनाया मैसूर ने। मैसूर ने कब अपनाया? 1799 ईस्वी में। और उसके बाद तंजौर ने सहायक संधि अपनाया 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि अपनाया 1801 ईस्वी में। पेशवा ने सहायक संधि अपनाया 1802 ईस्वी में। तो सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा राज्य हो गया मैसूर 1799 ईस्वी में। तंजौर 1799 ईस्वी में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया कब? 1801 ईस्वी में। पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया कब? 1802 ईस्वी में। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की बात करें तो सुकरचकिया मिसल जो पंजाब में था, यह 12 सिख मिसलों में से एक था। 12 मिसलों में से एक था सुकरचकिया मिसल। इसके महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए और सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच की सीमा घोषित कर दिया। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। आंग्ल सिख युद्ध, अलीवाल की लड़ाई जो है वो कब हुई? 1846 ईस्वी में। अलीवाल की लड़ाई जो है वो 1846 ईस्वी में हुई। अलीवाल की लड़ाई जो है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का ही हिस्सा था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसी का हिस्सा था अलीवाल की लड़ाई। अलीवाल की लड़ाई कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की पराजय हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 में हुआ और इसमें सिख साम्राज्य की पराजय हो गई और आंशिक रूप से उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर को एक अलग रियासत के रूप में ब्रिटिश अधिपत्य में दे दिया गया। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसमें सिखों की पराजय मानी गई और इस पंजाब को ब्रिटिश के अधीन कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से ब्रिटिश को दे दिया गया। महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ही लाहौर की संधि हुई। लाहौर जो है वो राजधानी थी और भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में 2 संधि हुई, एक लाहौर की संधि और दूसरा भैरोवाल की संधि। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब हुआ? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 ईस्वी में हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ। महाराजा दलीप सिंह को कैद कर लिया गया और उनसे कोहिनूर हीरा चुरा लिया गया और उस समय लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के गवर्नर थे। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के गवर्नर थे और पंजाब के तरफ शासक कौन थे? दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा जो है वो ले लिया गया। अब आते हैं अफगान की बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो कब हुआ? 1839 से 1842 के बीच में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1839 से 1842 के बीच में हुआ। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से हटा दिया गया और शाह शुजा को सिंहासन पर बैठाया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। जॉन लॉरेंस जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अफगान साम्राज्य के प्रति निपुण उदासीनता की नीति को लागू की थी। जॉन लॉरेंस जो थे निपुण उदासीनता की नीति लागू की थी अपने कार्यकाल के दौरान। दूसरा अफगान आंग्ल युद्ध जो है वो कब हुआ? 1878 से लेकर के 1880 के बीच में गंधमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर 1880 के बीच में और इस युद्ध में एक संधि हुआ जिसका नाम था गंधमक की संधि। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में हुआ था। और उसके बाद आता है तीसरा
तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ। बर्मा की बात करें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 ईस्वी से लेकर के 1826 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में तक चला। यंडाबू की संधि जो है 1826 ईस्वी में हुआ। 1826 ईस्वी में यंडाबू की संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1852 से लेकर के 1853 के बीच में। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1852 से लेकर 1853 के बीच में हुआ। तो ये था यूरोपियों का भारत में आगमन, इससे जुड़ी जानकारियाँ।